अमर बेल। अब इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हर एक ने अपने हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू किए और पहले हथियार के तौर पर यूरोपियन ममालिक ने एनजीओज को आगे लाना शुरू कर दिया। जवाबन अमेरिका ने भी एनजीओज का मुकाबला एनजीओ से ही करने का फैसला किया। तय ये किया गया कि इस इंडस्ट्री के हवाले से चाइल्ड लेबर का इशू अगले कुछ सालों में उठाया जाएगा। उमर की मालूमात और बातों पर उसे हैरानी हो रही थी। मगर क्यों? इस वक्त दुनिया में सबसे अच्छा फुटबॉल उसको समझा जाता है जिसकी स्टिचिंग बच्चे करते हैं। बच्चे? लीजा ने बेयकीनी से कहा। मगर बच्चे इतने माहिर तो नहीं होते हैं। आप वहाँ जाकर देखेंगी तो उनकी महारत आपको हैरान कर देगी। मगर बच्चों को उनकी महारत की वजह से बढ़तरी हासिल नहीं है। बच्चों की उंगलियां बारीक और नरम होती हैं। उनके हाथ की स्टिचिंग में ख़ास किस्म की नफासत होती है। ख़ास तौर पर जब फुटबॉल को पलटा जाता है तो इस वक्त बारीक उंगलियों की वजह से डोरी बड़ी नफासत से खींची जाती है। ये कुछ वैसी ही बात है जिस तरह कारपेट बनाते हुए भी इंटरनेशनल मार्केट में इस कारपेट की कीमत ज़्यादा होती है जिसे बच्चे बनाते हैं, क्योंकि जब कारपेट में गिरें लगाई जाती हैं तो बच्चों की बारीक और नरम उंगलियां बड़ों की निस्बत ये काम ज़्यादा सफाई और नफासत से करती हैं। यही मसला इन इलाकों का है। गुर्बत बहुत है, इसलिए लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को इस काम में लगाया हुआ है। अब यूरोप में चाइल्ड लेबर पर बैन है और वहाँ गवर्नमेंट सरकारी तौर पर ऐसी चीज़ें अपनी मार्केट में नहीं लाने देती जिसके बारे में थोड़ा सा भी शक हो कि ये बच्चों ने बनाई हैं। अमेरिका में भी ऐसा ही है। एनजीओ जब यहाँ आए तो उन्होंने यही हालात और सोशल डेवलपमेंट का नाम लेकर फैक्ट्स और फिगर्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए कि किस इलाके में किस उम्र से किस उम्र तक के बच्चे ये काम कर रहे हैं। फुटबॉल की इंडस्ट्री से मुंसलिक औरतों की तादाद कितनी है, बॉन्डेड लेबर की रेशो क्या है, उजरतों का रेट क्या है, इन लोगों को किस तरह सहूलियात मैसर हैं, ये सारा डेटा इकट्ठा किया गया है। और आप देखिएगा अलीज़ा बीबी, आइंदा चंद सालों में चाइल्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर के हवाले से इन्हीं इलाकों के मुतालिक इंटरनेशनल मीडिया ख़ास शोर मचाएगा। कुछ पाबंदियाँ भी लगाई जाएंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। आ जाएगा, उमर ने इत्मीनान से कहा। मगर ये एनजीओज तालीम के हवाले से बहुत काम कर रही हैं। काम कम कर रही हैं, शोर ज़्यादा कर रही हैं। वो किस लिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फ़िलहाल तो आप ये जान लें कि अभी इस इलाके में मौजूद फैक्ट्रीज़ या फर्म्स गैड के सर्टिफिकेट के बगैर हैं और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ISO 9000 होने वाले मुआहदों के मुताबिक अगले कुछ सालों में हर मुल्क को अपनी मार्केट खुली रखनी पड़ेगी। मगर इस मार्केट में उन्हीं फर्म्स या कंपनीज का माल जा सकेगा जिसके पास ये सर्टिफिकेट है, और सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जब चाइल्ड लेबर बॉन्डेड लेबर के हवाले से इस फर्म या कंपनी पर कोई इल्ज़ाम ना हो। मगर NGOs ने इतने अच्छे तरीके से डेटा इकट्ठा किया गया है कि वो किसी भी कंपनी या फर्म को इस हवाले से यूरोपियन या अमेरिकन मार्केट में ब्लैक लिस्ट करवा सकती है। इन NGOs के पास मुकम्मल रिकॉर्ड है कि कौन सी फर्म कौन से इलाके के कौन से घरों से ताल्लुक़ में कितनी तादाद में चीज़ें तैयार करवाती है। वो ये भी जानते हैं कि वो माल तैयार करने में बच्चों या औरतों का किस हद तक हिस्सा है। अब फ़र्ज़ करें कि इस इलाके की किसी फर्म ने किसी अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है। अब उनकी शर्त ये होती है कि फ़ुटबॉल में उनका लेबल लगेगा, इस लोकल फर्म का नहीं, और सारी दुनिया में 2 फुटबॉल अमरीकी फ़ुटबॉल के तौर पर सप्लाई की जाएगी। अब अगर ये लोकल फर्म ये तय कर लेती है कि वो खुद मुख्तार हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके अपने लेबल के साथ दुनिया में फ़ुटबॉल सप्लाई करे, तो NGOs की मदद से हासिल किए जाने वाले रिकॉर्ड को इस फर्म के मुंह पर मारा जाएगा और कहा जाएगा कि आप तो चाइल्ड लेबर करवाते हैं, बॉन्डेड लेबर के भी जिम्मेदार हैं, इसलिए आपको ISO सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा, जो अगले चंद साल में इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले हर इदारे के लिए लाजमी हो जाएगा। अब अलीज़े, आप बताइए, वो लोकल फर्म बेचारी क्या करेगी? जाहिर है वो कभी भी किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मुआहदा नहीं करेगी और ये सिलसिला चलता ही जाएगा। अलीज़ा कुछ शॉक्ड उसकी बातें सुनती रही। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि अगर वहाँ इतनी NGOs इस तरह काम कर रही हैं तो अभी तक मीडिया ने इन चीज़ों को हाईलाइट क्यों नहीं किया। जर्नलिस्ट तो फ़ौरन हर चीज़ ख़ास तौर पर अच्छी हो चीज़ को ढूंढ लेते हैं, और फिर अगर NGOs इस तरह काम कर रही हैं तो इनकी फील्ड फोर्स भी तो बहुत ज़्यादा होती है। उनमें से किसी को ये सब कुछ नज़र क्यों नहीं आता, या वो लोग ये बातें मीडिया तक क्यों नहीं पहुंचाते? अलीज़ा ने बेयकीनी से पूछा था।
उसकी भी बहुत सी वजूहत हैं। उमर अब भी संजीदा था। इस इलाके की खुशकिस्मती कह लो या बदकिस्मती, मगर ये पाकिस्तान के उन इलाकों में से एक है जहाँ अक़लियतों की एक बड़ी तादाद आबाद है, और अक़लियतों का भी वो तबका जिसको आप लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, जिनके पास सिर्फ ये ऑप्शन होता है कि वो तालीम हासिल ना करके म्यूनसिपैलिटी में स्वीपर का काम कर लें, या तालीम हासिल करने के बाद हॉस्पिटल्स में नर्सों या वार्ड बॉयज़ के आला ओहदे हासिल कर लें। जहाँ पर अक़लियतों के लिए मौक़े को इतना महदूद कर दिया जाए कि उन्हें भूख या बददियानती में से किसी एक चीज़ को चुनना पड़े तो वो बददियानती को चुन लें। इस इलाके में भी यही हो रहा है। फील्ड में काम करने वालों का इंतखाब करते हुए NGOs अक़लियती तबकों को तरजीह देते हैं। उनके नज़दीक वो कदरे ज़्यादा काबिल एतबार होते हैं, मगर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि सिर्फ वो लोग ही NGOs के साथ काम कर रहे हैं। उनके साथ हर तरह के लोग शामिल हैं। रुपए में बड़ी ताकत होती है अलीज़ा, और ख़ास तौर पर तब जब बंदा बेरोज़गार हो। ये लोग काम का बहुत अच्छा मुआवजा देते हैं, पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देते हैं, खाना भी मुहैया करते हैं। इस इलाके के अलावा और भी बहुत कुछ सहूलियात होती हैं, और जब एक बेरोज़गार बंदे को बैठे बिठाए इतना सब कुछ मिल जाए तो वो अपनी आंखों के साथ कान और ज़ुबान भी बंद कर लेता है। अगर कोई ज़्यादा हुब्बुल वतनी का सबूत देने की कोशिश करे तो उसकी ज़ुबान बंद करने के कई तरीके होते हैं। और वैसे भी ये NGOs इन इलाकों से सिर्फ फील्ड फोर्स के लिए लोग लेती है। ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग लाहौर, कराची या दूसरे बड़े शहरों से आते हैं, और वो वही होते हैं जो कई कई सालों से इन NGOs के साथ मुंसलिक हैं। उनका कच्चा छटा छुपाए रखने की कीमत वो डॉलर्स और पाउंड्स में वसूल करते हैं। मगर मीडिया क्यों खामोश है? ये सारी बातें उन लोगों से क्यों पोशीदा हैं? वो अब कुछ फिक्रमंद नजर आने लगी थी। किस मीडिया की बात कर रही हैं आप? न्यूज़पेपर की या टीवी की? दोनों की। टीवी तो कभी NGOs के बारे में सच दिखा नहीं सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। मैंने तुम्हें बताया है ना कि NGOs को जिन एजेंसीज के ज़रिए रुपया मिलता है वो गैर मुल्की हुकूमतों की अलाकार होती हैं, और ये लोग हमारी हुकूमत पर प्रेशर डालते रहते हैं। हुकूमत को NGO पर तनकीद टीवी पर दिखाने की ज़रूरत है। इसके पास इतनी ताकत है कि वो NGOs को बैन कर दे, मगर सिर्फ ताकत होने से तो कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट किस से लड़ेगी? वो क्या कहते हैं, बेगर्स कांट बी चूज़र्स। गदागरी के पास इंतखाब की गुंजाइश नहीं होती। तो हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही है। अपने अपने मफाद के लिए हम हर चीज़ का सौदा कर लेते हैं, इसलिए गवर्नमेंट भी यही करती है। जहाँ तक न्यूज़पेपर का ताल्लुक है तो वो कहाँ के पारसा हैं? तुम क्या सोचती हो कि वो वाकई पेपर से हैं? वो तो अपने आप को इस मुल्क का हिस्सा ही नहीं समझते। उनका ख्याल है कि ऐसी NGO से इस मुल्क में वो इनकलाब आ जाएगा जिसकी उन्हें ख्वाहिश है। उसके लहजे में अलीज़ा को कुछ तल्खी महसूस हुई। तो क्या वो तालीम के हवाले से यहाँ सिरे से कोई काम नहीं कर रहे? अलीज़ा ने पूछा। कर रहे हैं, कर क्यों नहीं रहे? दही इलाकों में उन्होंने कुछ स्कूल्स खोले हैं और शोर मचा दिया है कि वो इस इलाके में इनकलाब ले आए हैं। उन्होंने किस्मत बदल दी है इलाके की। हालांकि ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं की है उन्होंने। वहाँ अभी भी इतनी गुर्बत है जितनी पहले थी। किसी हद तक बच्चों की स्कूल जाने वाली तादाद में इजाफा हो गया है, और कुछ नहीं बदला। वो एक बार फिर खाना खाने लगा। मगर आप ये सब कुछ इतने वसूख से कह रहे हैं। हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हो गई हो, अलीज़ा ने कतरे मोहतात से अंदाज में कहा। अलीज़ा बीबी, आपने अपनी सारी ज़िंदगी घर की चारदीवारी के अंदर गुजारी है, प्रोटेक्टेड लाइफ। आपको क्या पता कि इस घर के बाहर क्या होता है और कैसे कैसे हो रहा है। मखसूस क्लास में रहती हो, मखसूस सोशल सर्कल है, और मेरा तो ख्याल है कि अब तक दोस्त भी बदले नहीं होंगे। शैला ही है ना दोस्त अभी तक। अलीज़ा को कुछ हद तक का एहसास हुआ। वो क्या कहना चाह रहा था? तुम जन्नत में ज़िंदगी गुजार रही हो अभी तक, और जन्नत में रहकर दोज़ख एक इल्यूजन ही लगता है। तुम्हें लग रहा है आप गलत कह रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि मुझे बाहर की दुनिया की कुछ खबर ही नहीं है। हो सकता है मुझे चीज़ों के बारे में उतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं हो जितनी आपको है, मगर मैं बेखबर नहीं हूँ। उसने जैसे कुछ बुरा मानकर कहा, मगर उमर ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तुम जैसी लड़कियाँ जिनकी ज़िंदगी एक घर के अंदर घूमती है, उन तक पहुँचने वाली इन्फॉर्मेशन इतने ज़राए से गुजरती है कि उसमें से सच्चाई का अंसर तल्ख सच्चाई समझती हो ना, वो गायब हो जाता है। इतना शफाफ विजन आता है तुम लोगों के पास चीज़ों का कि तुम लोगों को कोई परेशानी होती है ना खौफ आता है। इसलिए तो तुम इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार रहे होते हो। वो सलाद खाते हुए संजीदगी से कह रहा था। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग कोई बात जानना चाहते हैं तो हमें बताई नहीं जाती। जैसे इस वक्त
عمر نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر یکدم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اوہو، ایسا کیا پوچھ لیا آپ نے جو ہم نہیں بتا رہے؟ ہاں، یاد آیا، تم پوچھ رہی تھی کہ میں نے اتنے وثوق سے کیسے یہ سب کہہ دیا، ہے نا؟ ہاں، اصل میں جب میں امریکہ میں پوسٹڈ تھا تو ایک ٹریڈ کونسلر تھے ہمارے ساتھ، اسی علاقے سے تعلق تھا ان کا، میں تو نہیں، مگر وہ خاصی حب الوطنی قسم کی چیز تھے۔ کچھ دوستی ہو گئی میری ان کے ساتھ۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے اپنی کسی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ ہمیں کچھ رپورٹس ملیں کچھ NGOs کے حوالے سے، ہم نے سوچا کہ چلو کچھ ریسرچ کریں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ 2 ماہ ہم لوگوں نے اس علاقے میں ہی نہیں بلکہ یورپ اور امریکہ میں بھی اچھی خاصی چھان بین کی۔ حاصل ہونے والے حقائق اور اعداد و شمار خاصے ڈرا دینے والے تھے، مگر غلط نہیں تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دنگ تھی۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر یہ ہو رہا ہے۔ تمہارا ڈیٹا ڈپارٹمنٹ اتنے سالوں سے اس علاقے میں آ جا رہا ہے، مگر ہماری جتنی انفارمیشن نہیں ہوگی۔ اس علاقے کے بارے میں ہر چیز میری فنگر ٹپس پر ہے، کچھ بھی پوچھ لو، پاپولیشن کے بارے میں، کسی لوکیشن کے بارے میں، کسی فیکٹری کے بارے میں، کسی NGO کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں۔ میں 90% کا اکنامک سروے آف پاکستان کھولنا اور تصدیق کر لینا۔ عمر کے لہجے میں اسے عجیب سا فخر ہوا تھا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ اس نے کچھ بےتاب ہو کر پوچھا۔ کیا کیا مطلب؟ عمر پانی پیتے پیتے رک گیا۔ آپ نے جب یہ ریسرچ کی تو آپ نے اس سب کے متعلق گورنمنٹ کو مطلع کیا؟ عمر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاں، گورنمنٹ کو مطلع کیا، باقاعدہ رپورٹ سبمٹ کروائیں، اس نے پانی پی کر کہا۔ پھر گورنمنٹ نے ایکشن لیا؟ بالکل لیا، بلکہ فوری طور پر لیا۔ گورنمنٹ نے کیا کیا؟ اس کا تجسس اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ وجاہت حسین کو امریکہ سے زمبابوے ٹرانسفر کر دیا گیا اور مجھے پاپا نے بلوا کر کہا کہ میں فارن سروس میں ہوں، انٹیلیجنس میں نہیں، اس لیے اپنے کام سے کام رکھوں اور فضول معلومات میں اپنے ٹانگ نہ اڑاؤں۔ وہ شاکڈ رہ گئی۔ عمر کے چہرے پر کمال کا اطمینان تھا۔ اور رپورٹ کا کیا ہوا؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ رپورٹ کی ایک کاپی سوینئر کے طور پر میں نے اور وجاہت نے رکھ لی۔ جو کاپی گورنمنٹ کو بھجوائی تھی وہ انہوں نے تبرک کے طور پر امریکہ کے فارن آفس کو بھجوا دی۔ وہ مزے لے کر بتا رہا تھا۔ کیا؟ وہ تقریباً چلا اٹھی۔ ہاں، ٹھیک بتا رہا ہوں۔ رپورٹ سب کچھ سبمٹ کروانے کے 1 ہفتے کے اندر یہ سب کچھ ہوا، اور پھر تقریباً 1 ہفتے کے بعد ایک سفارتی ڈونر میں امریکہ کے فارن آفس سے تعلق رکھنے والے ایک جان پہچان والے ایک آفیسر نے بڑی بے تکلفی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے اتنے اچھے ریسرچ ورک کے لیے مبارکباد دی تھی۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ بھی اگر ایسا کوئی پروجیکٹ کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اسے اسپانسر کر دیں گے، مجھے اخراجات کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس رپورٹ سے حاصل کرنے میں انہیں 2 دن لگے تھے کیونکہ یہ پاکستان سے منگوانی پڑی۔ آئندہ میں کرٹیسی کے طور پر ایک کاپی انہیں پہلے ہی بھجوا دوں تو انہیں بڑی خوشی ہوگی۔ علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ہنسے یا روئے۔ وہ ہونکوں کی طرح عمر کا چہرہ دیکھتی رہی۔ عمر نے مسکرا کر کہا، بالکل یہی ایکسپریشن میرے بھی تھے اس وقت۔ بعد میں نارمل ہو گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے تم ہو جاؤ گی۔ علیزہ نے ایک گہری سانس لی۔ آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا؟ میں نے تو نہیں کیا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ ہاں، وجاہت نے احتجاج کیا۔ اس نے زمبابوے جانے سے انکار کر دیا تو اسے کہا گیا کہ پھر وہ ریزائن کر دے، تو اس نے ریزائن کر دیا۔ دراصل وہ سیلف میڈ بندہ تھا، پتہ نہیں بچتے بچاتے کیسے اتنے اونچے عہدے پر پہنچ گیا۔ اس کی کوئی بیک نہیں تھی، بیک ہوتی تو شاید اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ علیزہ کو بے اختیار وجاہت حسین پر ترس آیا۔ پھر اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ عیش کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ریزائن کرنے کے تیسرے دن اس کو ورلڈ بینک سے جاب کی آفر آ گئی تھی۔ اس نے وہاں کام شروع کر دیا۔ اس وقت وہ تقریباً $1 لاکھ کی تنخواہ پر کام کر رہا ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ وہ رپورٹ ان لوگوں نے بھی دیکھی، وہ بڑے متاثر ہوئے اس بندے سے، جان گئے کہ اس میں بڑی صلاحیت ہے۔ بس پھر وہ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اب وہ وہیں ہیں، نیو یارک میں۔ علیزہ کے پاس جیسے الفاظ نہیں رہے، وہ اس کے سامنے کون سا پنڈورا باکس کھول رہا تھا۔ مگر وجاہت حسین نے کیوں جوائن کیا ورلڈ بینک؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تو کیا کرتا؟ بھوکا مرتا؟ ایک تو اسے حب الوطنی کی بیماری، اوپر سے ایمانداری کی بیماری، اس سے زیادہ فیٹل کوئی نہیں ہو سکتا کسی پاکستانی کے لیے۔ پاکستان میں آ جاتا تو دھکے کھاتا ان خوبیوں کے ساتھ، اور دھکے کسی کو اچھے نہیں لگتے۔ پھر اس کی بیوی بچے تھے، ذمہ داریاں تھیں اس پر۔ اس نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ میری طرح اس کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مگر کچھ دیر سے۔
عمر یہ کوئی غلطی نہیں ہے جو آپ نے کیا یا جو انہوں نے کیا، کیوں غلط کام نہیں ہے؟ ہماری آفیشیل ڈیوٹیز میں تو یہ کام نہیں آتا تھا، انٹیریئر منسٹری کا کام تھا، یہ ظاہر ہے ہم نے ان کے کام میں ٹانگ اڑائی تھی۔ مگر عمر آپ یہ نہ کرتے تو شاید سب کچھ چھپا رہتا۔ اس نے جیسے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ نہیں الیزا بی بی، ہماری غلطی یہی تھی کہ ہم جانے بوجھے حقائق کو دریافت کرنے چل پڑے تھے، حالانکہ وہ باتیں سب کو پتہ تھیں۔ اس نے الیزا کو ایک بار پھر چونکا دیا۔ کیا مطلب؟ ہاں، انٹیریئر منسٹری اچھی طرح واقف تھی کہ یہاں تک کہ ایجنسیز بھی ہماری طرح کے کئی الو ایسے ہی رپورٹ تیار کر کے پیش کر چکے تھے۔ اس علاقے میں جاؤ گی تو یہ دیکھ کر حیران ہو جاؤ گی کہ ان این جی اوز کے دفاتر کینٹ کے علاقے میں ہیں، اور ظاہر ہے یہ تو ناممکن ہے کہ آرمی کے علاقے میں ہونے والی ایسی سرگرمیاں آرمی کی ایجنسیز سے خفیہ ہوں، مگر وہ بھی صرف رپورٹس دے دیتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ اس لیے ہم نے کوئی ایسا نیا اور انوکھا کام نہیں کیا۔ وہ اب سویٹ ڈش پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ الیزا کو عمر پر رشک آیا۔ اس کی باخبری نے اسے ہمیشہ کی طرح متاثر کیا۔ کم از کم میرے پاس کبھی بھی عمر جتنی معلومات نہیں ہو سکتی، اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ اب جا رہی ہو وہاں تو آنکھیں کھلی رکھنا، ہر چیز کو اس کی فیس ویلیو پر مت لینا۔ تھوڑا سا بھی ریشنل ہو جاؤ گی تو حقیقت جاننے لگو گی، پھر زیادہ متاثر نہیں ہو سکو گی۔ وہ اب اسے ہدایات دے رہا تھا۔ لیکن میں اب وہاں جانا ہی نہیں چاہتی، اس نے اعلان کیا۔ عمر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو ایسی کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے جس کا جائزہ لینے میں جا رہی ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، وہاں جا کر میں وقت ضائع کیوں کروں؟ اس نے جیسے فوراً طے کر لیا تھا۔ یار عجیب احمق ہو تم، عمر نے کچھ جلا کر کہا۔ پہلے جو آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کیا آپ نے وہ مان لیا، پھر آپ نے میری بات سنی تو اس پر یقین لے آئیں۔ ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، تم آخر اپنا ذہن کیوں استعمال نہیں کرتی؟ سچائی کو خود دریافت کرو، اس کے ہر اسپیکٹ کو استعمال کرو۔ مگر یہ کام خود کرو، اپنی سینس آف ججمنٹ سے۔ نہیں تو ٹھیک ہے، وہ نہیں جانا چاہ رہی تو نہ جائے، آخر تم خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ یہ سب فراڈ ہے۔ نانو نے پہلی بار گفتگو میں مداخلت کی۔ اچھا یہ سب فراڈ ہے، چلے اس کے بارے میں تو میں نے اسے بتا دیا۔ زندگی میں آگے چل کر یہ کیسے جانے گی کہ کون سی چیز کیا ہے اور کیا نہیں؟ ایک بار اپنے دماغ اور اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھے گی، کچھ فیصلے کرے گی تو آگے بھی کچھ کر سکے گی۔ تم ضرور جاؤ گی الیزا، بس واپس آ کر مجھے بتانا کہ تم نے وہاں پر کیا کیا سیکھا ہے۔ عمر کا لہجہ یکدم نرم ہو گیا، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے، اور وہ اس لیے نہیں بتایا کہ تم وہاں جانا چھوڑ دو۔ میری کسی بات کو اپنے ذہن پر سوار کرنے کی کوشش مت کرو، صرف یہی سمجھو کہ تمہارے پاس ایک اور ویژن آیا ہے۔ اب تمہیں یہ طے کرنا ہے کہ دونوں میں سے کس ویژن میں سچائی ہے۔ الیزا نے عمر کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ آپ کو افسوس نہیں ہوا کہ آپ کی محنت ضائع ہوئی؟ نہیں، کوئی افسوس نہیں ہوا۔ بیوروکریسی کی ایسی محنتیں اکثر ضائع ہوتی ہیں۔ یہ تو ہماری بے وقوفی تھی کہ ہم نے ایسے کام میں اپنا وقت ضائع کیا۔ ایسے تو نہیں سوچنا چاہیے، اگر سب لوگ اس طرح سوچیں گے تو۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو ملک کا کیا ہوگا، یہ کہنا چاہ رہی ہو نا؟ اس نے خاصی بے رحمی سے جملہ مکمل کیا۔ ملک کا وہی ہوگا جو آج تک ہو رہا ہے۔ میرے یا وجاہت حسین جیسے لوگوں سے کوئی انقلاب نہیں آ سکتا، اور ہم پر کہاں فرض ہے کہ ہم صرف ملک اور قوم کے لیے اپنی حماقتیں کر کے اپنا کیریئر داؤ پر لگاتے رہیں۔ سول سروس ہم نے سوشل ورک کرنے کے لیے جوائن نہیں کی ہے، اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے اور اس میں لائف گزارنے کے لیے کی ہے۔ لیزا چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ وہ یکدم بہت ہی بدلا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ اس کے سامنے چند لمحوں کے اندر اس کا نیا روپ آ گیا تھا، انسینسٹیو اور انڈیفرنٹ۔ کچھ دیر پہلے والا انداز یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ اب تم کیوں پریشان ہو گئی ہو؟ عمر نے اچانک اس سے پوچھا۔ وہ کچھ گڑبڑا گئی۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں، میں صرف سوچ رہی ہوں۔ مثلاً کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے نیپکن سے صاف کرتے ہوئے منہ پوچھا تھا۔ یہی کہ اس نے کچھ محتاط نظروں سے عمر کو دیکھا کہ ہم لوگ تو گھر کے اندر زندگی گزارتے ہیں، ہمارے سامنے چیزوں کا شفاف ویژن آتا ہے، اس لیے ہم ہر بات سے بے خبر رہتے ہیں۔ ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ ہی کوئی خوف محسوس ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ عمر اب منہ صاف کرتے کرتے ہاتھ روک کر گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو بڑی روانی سے کہہ رہی تھی۔ مگر وہ لوگ جن کی زندگیاں گھر سے باہر گزرتی ہیں، جن کے بقول وہ چیزوں کے اصل ویژن سے واقف ہوتے ہیں، جنہوں نے سب کچھ دیکھا ہوتا ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں،
वो खुद को बाखबर रखते हैं और इन चीज़ों के सद्भाव के लिए क्या करते हैं? सिर्फ बातें। वो उमर के तासुरात देखे बगैर टेबल से उठ गई। उमर ने हैरानी और खामोशी के साथ उसे बाहर जाते देखा। चंद लम्हे वो उसके दरवाजे को देखता रहा जहाँ वो गायब हुई थी। फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी नमूदार हुई। सिर्फ बातें। गुड, उसने नानू की तरफ देखते हुए कहा। उसके लहजे में सताइश थी। अलीज़ा मुझ पर तंज करके रही है ग्रैनी, और मुझे खुशी हुई है। वो मुस्कुराते हुए टेबल से उठ गया। मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ, चलोगी मेरे साथ? वो शाम के वक्त हस्बे मामूल वॉक के लिए निकल रहा था जब उसने लॉन के एक कोने में अलीज़ा को क्रिस्टी के साथ देखा। चंद लम्हे वो खड़ा उसे देखता रहा, फिर उसकी तरफ बढ़ आया। कदमों की चाप पर अलीज़ा ने सर उठाकर देखा और उमर को देखकर उसने सर झुका लिया। वो उसके चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगा चुका था कि वो सारी दोपहर रोती रही होगी। उसे बेइख्तियार तरस आया। क्या हो रहा है अलीज़ा? उसने बड़े दोस्ताना अंदाज में उसे मुखातिब किया। अलीज़ा ने कोई जवाब नहीं दिया। सर झुकाए वो उसी तरह घास पर बैठी हुई क्रिस्टी के बालों में उंगलियां फेरती रही। मुझसे क्या नाराज़ी है यार? वो बेतकल्लुफ़ी से कहता हुआ खुद भी उसके पास घास पर बैठ गया। वो अब भी इसी तरह खामोश और उसकी तरफ देखने से गुरेज़ां थी। मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ, चलोगी मेरे साथ? एक बार फिर उसने बड़े दोस्ताना अंदाज में कहा। अलीज़ा ने कुछ हैरान होकर सर उठाया। उसने पहले कभी इससे साथ चलने की ऑफ़र नहीं की थी, फिर आज क्यों? नहीं, उसके यकलफ्ज़ी जवाब ने उमर को मायूस नहीं किया। मगर ग्रैनी कह रही थी कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊँ। क्यों? वो हैरान हुई। ये तो पता नहीं, मगर अंदर से निकलते हुए उन्होंने मुझे कहा कि अलीज़ा बाहर लॉन में बैठी है, उसे साथ ले जाओ। 1 डेढ़ घंटा वॉक करेगी तो ठीक हो जाएगी। ये उन्होंने कहा? उसने बेयकीनी से पूछा। हाँ, उन्होंने ही कहा, मगर अब तुम जाना नहीं चाहती तो मैं उनसे जाकर कह देता हूँ। वो उठकर खड़ा हो गया। नहीं, ठीक है, मैं चलती हूँ। एक लम्हे की हिचकिचाहट के बाद एकदम उठकर खड़ी हो गई। दैट्स ग्रेट, वो बेख्तियार मुस्कुराया। साथ चलते चलते दोनों गेट से बाहर आ गए। फुटपाथ पर आते ही उसने अलीज़ा को मुखातिब किया। तुम रोती रही हो? वो ठटकी। उसे उमर से ऐसे सवाल की तवक्को नहीं थी। नहीं, चंद लम्हों बाद उसने कहा। उमर ने एक नज़र खामोश सी उसे देखा। वो सामने सड़क पर देख रही थी। उसने अलीज़ा के जवाब पर कोई तबसरा नहीं किया। चंद लम्हे इसी तरह खामोशी से चलते रहने के बाद उसने अलीज़ा से पूछा, कभी वॉक के लिए आती हो? नहीं। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम पहली लड़की हो जिसके मुंह से ये मैं सुन रहा हूँ, उसने खासी बेतकल्लुफ़ी से कहा। इस पर अलीज़ा खामोश रही। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो ज़रूरी होती है, बंदा फिट रहता है। उसने एक बार फिर बात का सिलसिला जोड़ने की कोशिश की। वो एक बार फिर खामोश रही। एक्सरसाइज तो किसी को बुरी नहीं लगती। उमर ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी खामोशी हनूस कायम थी। मुझे तो अच्छा लगता है जॉगिंग करना, वॉक के लिए जाना, हफ्ते में 2-3 बार जिम जाना। अलीज़ा ने इस बात पर भी कोई तबसरा नहीं किया। वो कुछ देर उसके जवाब का मुंतज़िर रहा, फिर जैसे तंग आ गया। क्या सिर्फ मैं ही बोलता रहूँगा? तुम कुछ नहीं कहोगी? अलीज़ा ने सिर्फ गर्दन मोड़कर उसे देखा। आप खुद बातें कर रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा। उसने कुछ खफगी से उमर को जवाब दिया। मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ क्योंकि यार मेरा दिल चाह रहा था आपसे बातें करने को। मैं इसलिए बातें नहीं कर रही क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा आपसे बातें करने को। उमर उसके जवाब पर बेइख्तियार हंस पड़ा। मैंने वाकई ये नहीं सोचा था कि तुम्हारी बात ना करने की वजह ये भी हो सकती है। उमर ने टिकट्स लीं और दोनों रेस कोर्स में दाखिल हो गए। शाम हो चुकी थी और पार्क की लाइट्स ऑन थीं। जॉगिंग ट्रैक पर आने के बजाय वो वॉकिंग ट्रैक पर आ गए। उमर अब खामोश था। काफ़ी देर वो खामोशी से चलते रहे। फिर उमर एक बेंच की तरफ बढ़ गया।